नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन में आयुर्ज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह, उनकी पत्नी गुरमीत कौर और पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण, आयुष सचिव पंकज पांडे ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान सम्मेलन में विश्वविद्यालय के आए हुए कुलपति और कई मेडिकल के छात्र व छात्राएं भी मौजूद रही। रेड क्रॉस संस्था के द्वारा राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय देहरादून के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नए कक्ष का उद्घाटन किया गया। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह शुभारंभ किया है। और वहीं इस दौरान धन सिंह रावत ने जन औषधि केंद्र में 25% से लेकर 80% तक सब्सिडी भारत सरकार को फ्री देती है, उनके द्वारा यह कहा गया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और जिला अस्पताल हैं, सभी जगह जो है जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हमारे प्रदेश में 270 से ज्यादा जांच फ्री है और इसके अलावा दवाइयां भी फ्री है, लेकिन फिर भी कुछ दवाइयां लोगों को बाहर से खरीदनी पड़ती है। जन औषधि केंद्र के खुलने से लोगों को दवाइयां खरीदने में काफी राहत मिलेगी। आज रेड क्रॉस संस्था के द्वारा हमारे मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया है और अभी तक रेड क्रॉस के पास 4 जन औषधि केंद्र हो गए हैं। यहाँ पे 25% से लेकर 80% तक की दवाई पे सब्सिडी भारत सरकार भी देती है। और मैं कह सकता हूँ कि अब हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे अब सभी जगह हम जन औषधि केंद्र खोलें ताकि गरीब लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष सत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पेश किया और उसमें देश भर की महिलाओं ने खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि वहीं देहरादून में भी महिलाओं ने जश्न का माहौल है और महिला मोर्चा की ओर से बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर ढोल नगाड़ों की धुन पर महिला मोर्चा की महिलाओं ने खुशी मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में जो आरक्षण बिल पेश किया है, इससे दोनों ही सदनों में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी होगी और इस निर्णय से हम सभी में खुशी का माहौल है। देखिए, अभी तो मातृशक्ति के लिए बहुत ही खुशी का, प्रसन्नता का दिन है और हम तो सभी मातृशक्ति उत्तराखंड की, पूरे देश की मोदी जी को कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। बहुप्रतीक्षित मांग जो महिलाओं की थी कि लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, आज उस मांग पे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोहर लगाई है। हम सब बहनें बहुत ही खुश हैं और जरूर लोकसभा में अब सभी बहनों को, हमारी बहुत सारी बहनों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। महिला आरक्षण विधेयक कैबिनेट में पास होने और लोकसभा में पेश होने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी भूषण के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया गया। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने और महिलाओं को नेतृत्व देने के लिए उनकी ओर से धन्यवाद दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एक महिला होने के नाते आज मैं देख रही हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। महिला आरक्षण 33% उन्होंने आज यूनियन कैबिनेट में पास हुआ है और पार्लियामेंट में, संसद में पेश हुआ है। उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने हमेशा से हमारी आवाज सुनी है, हमारी चिंता की है और बात हमेशा बोला है कि हम लोगों को वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करनी है, महिला को नेतृत्व देना है ताकि वो अपने विकास की बात कर सके और उस तरफ एक ये बहुत ही बड़ा कदम उठा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस तरह का निर्णय भारतवर्ष के लिए लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से और एक बार
खबरों का रुख करते हैं। साल 2019 में स्मार्ट सिटी की नींव उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रखी थी और 2022 तक देहरादून स्मार्ट सिटी में तब्दील हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ऐसे वादे जनता के लिए किए गए थे, लेकिन आलम यह है कि साल 2023 में भी लगभग खत्म हो चुका है और लेकिन स्मार्ट सिटी के कार्य अभी भी पूरे नहीं हो पाए हैं। स्मार्ट सिटी के कार्य जल्द हो, इसके लिए कई विभागों के पास इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक कार्य पूरे न होने पर अधिकारी और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जिलाधिकारी सोनिका की माने तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मात्र 8.5 किलोमीटर की सड़क बननी रह गई है। बाकी सभी काम पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं और जिन्हें पीडब्ल्यूडी पूरा करेगा। नहीं, हम लोग, मैं जैसे पहले भी बताती आई हूँ, शहर में जो 8.5 किलोमीटर की रोड है हमारी स्मार्ट सिटी में, बस वही कार्य अपूर्ण है आज की तारीख में और उसका कार्य तेजी से चल रहा है। सभी रोड पे आप देखेंगे कार्य चल रहा है। इसके अलावा जो शहर में काम चल रहे हैं वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा, जैसे रिस्पना की रोड हो गई, रिस्पना वाले एरिया हो गया, जोड़ी वाला शहरा वाली रोड हो गई, ये सारे जो है पीडब्ल्यूडी ऋषिकेश की विंग के द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा कुछ कार्य यूएसडीए द्वारा और कुछ कार्य अन्य एजेंसी द्वारा किए जाएंगे। देहरादून में गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और जिले में अब तक 37,000 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई है। वही आपको बता दें कि इसमें से करीब 10,500 केवल नाबालिग बच्चे और 5,500 लड़के और करीब 4,900 बालिकाएं शामिल हैं और जिनकी गुमशुदगी के फाइल थाने में धूल फाक रही है। वहीं आपको बता दें कि इसमें करीब 500 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं और इन सभी को ढूंढने के लिए एक बार फिर डीजीपी अशोक कुमार ने ऑपरेशन अभियान चलाया है। वहीं आपको बता दें कि 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान में सभी गुमशुदा लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान में गुमशुदा को तलाश करने के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में 4 टीम और अन्य जिलों के साथ 26 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें गुमशुदाओं की तलाश के लिए शेल्टर होम्स, ढाबे, कारखाने, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थानों पर जाकर इज्जत लोगों का सत्यापन भी करेंगी। मिसिंग रिपोर्ट आती है वो डिपेंड करता है कि वो अपनी मर्जी से गया है, किसी ने अपहरण तो नहीं किया है, किसी ने बहका करके तो नहीं ले गया। जो अपनी मर्जी से भी गए और शादी के लिए गए और वो नाबालिग थे तो भी मुकदमा दर्ज होता है। आप समझ रहे ना, जो इसमें से क्राइम की श्रेणी में आता है तो उसमें FIR होती है, जो क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है तो वो खाली गुमशुदगी रहती है। ठीक है, परंतु हम जो है हर 100% केसेस को ट्रैक करते हैं और प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सरकार इस समय उत्तराखंड में बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने सरकार के कामकाज को लेकर ब्यौरा भी दिया। वहीं आपको बता दें उन्होंने वन विभागों के किए गए कार्यों की भी जानकारी दी। सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही वन संरक्षण को लेकर कानून बनाने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि वनाग्नि को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार वनाग्नि की घटनाओं में 20% से जो है वो गिरावट देखने को मिली है। के लिए बहुत कड़े प्रहार हमने किए और मैं समझता हूँ आप सभी भाइयों को मालूम है कि संभवतः पूरे देश में पहली बार कोई PCCF रैंक का अधिकारी निलंबित किया गया। IFS रैंक के अधिकारी को जेल भेजने का काम किया और जितने सस्पेंशन पिछले 2 वर्ष में हुए हैं मैं समझता हूँ इतने राज्य बनने के बाद नहीं हुए थे और तमाम गिरफ्तारियां की जा रही हैं और मैं समझता हूँ आने वाले समय में कई लोगों पर और निलंबन की घाट भी गिरेगी और निलंबन के साथ साथ उनके खिलाफ FIR करने का काम कर रहे हैं ताकि ये एक संदेश जाए कि वनों के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रुड़की से सामने आ रही है। आपको बता दें कि देर रात स्टील प्लांट में धमाका हो गया। वहीं गायत्री स्टील प्लांट में धमाका हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि प्लांट में सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ था और जिसमें 10 से ज्यादा मजदूरों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि कई मजदूरों की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है और घायलों का
अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आपको बताते चले कि मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बा रेड्डी का ये मामला पूरा बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि रुड़की से सामने आ रही है। देर रात स्टील प्लांट में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें कि आपको बता दें कई कर्मचारी जो है वो बेहद ही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि लगभग 10 से ज्यादा जो मजदूर हैं वो बेहद ही गंभीर रूप से इसमें धमाके में जो है प्रभावित हुए हैं और जिनका अस्पताल में लगातार इलाज अभी तक जारी है। वहीं आपको बता दें कि मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बा रेड्डी का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें 10 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। कई मजदूरों के हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि रुड़की से सामने आ रही है, जहां पर देर रात स्टील प्लांट में बेहद ही गंभीर धमाका हो गया। और आपको बता दें कि गायत्री स्टील प्लांट में यह धमाका हुआ है और जिसमें कई मजदूर जो है वो बेहद ही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जिनका उपचार लगातार अस्पताल में जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर मिष्ठान वितरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर नगरपालिका सभासद जसोदा शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूक है और महिला शक्ति वंदन विधेयक लाकर महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है और इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हैं। इस मौके पर बीजेपी मसूरी मंडल महामंत्री कुशाल सिंह राणा ने कहा कि मातृशक्ति के लिए ये विधेयक महिलाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया 33%, तो हम उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आज सभी महिलाओं में, पूरी हमारे भारत देश की महिलाओं में बहुत खुशी की लहर है और हम बस उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा और वो महिलाओं के लिए आज नहीं, वो हमेशा ही महिलाओं के लिए बहुत सोचते हैं। आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि नई संसद में महिला आरक्षण बिल, जिसको नारी शक्ति बंधन विधेयक के नाम से आज पारित हो जाएगा। आज लोकसभा में उसमें चर्चा की जा रही है, राज्यसभा में पहले पारित हो रखा है। अब वो जब वो विधेयक एक कानून बन जाएगा तो संविधान के अनुसार जब भी आरक्षण की बात आएगी, आरक्षण लागू होगा। 33% आरक्षण हमारे बहनों के लिए लागू होगा। उसमें जो सिर्फ बड़े घरों की बहू बेटियां ही चुनाव नहीं लड़ेंगी, आम महिला उसमें चुनाव लड़ पाएंगे जब सिर्फ आरक्षित हो जाएंगी। मोदी जी ने बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया। सबसे पहले तो ये करा, अभी उन्होंने 70 जो है पद पे जो है उन्होंने कई मुद्दे उठाए उन्होंने, जिसमें आधे से ज्यादा महिलाओं के लिए है। कई चीजों के मुद्दे उन्होंने महिलाओं के लिए दिया और महिलाएं उस चीज से बड़ी खुशी हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही महिलाओं का, लड़कियों का, सबका साथ दिया है। इसलिए सभी लोग जो है मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद डोभाल ने पुलिस कार्यालय हरिद्वार का भ्रमण किया। वहीं आपको बता दें कि भ्रमण के दौरान पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण करते हुए वहां उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों से उनके कार्यों के संबंध में भी जानकारी ली गई और उन्होंने शाखाओं में तैनात कर्मियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान रजिस्टरों में डाटा एंट्री सही से न होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि अगले निरीक्षण में ऐसी कमी मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा पुलिस कार्यालय का सभी शाखाओं का निरीक्षण किया गया था और इसमें कई तरीके की इसमें अनियमितता या अपडेट ना होना ये पाया गया था। साथ में मेरे द्वारा ये भी देखा गया कि कुछ क्षेत्राधिकारी अपने क्राइम रजिस्टर के उनके द्वारा नहीं लिखे जा रहे हैं और उनमें लगातार उसमें कुछ अनियमितताएं भी दिख रही हैं। इस संबंध में जो संबंधित उनके विभाग में जो कार्य कर रहे हैं उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है और साथ में ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर भविष्य में इस तरीके की कोई अनियमितता आती है
तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत जो भी प्रार्थना पत्र आते हैं या वेरिफिकेशन आते हैं, उनको स्पीड अप करने के भी निर्देश दिए गए हैं और इसमें वेरिफिकेशन अगर जो तय तिथि के बाद पाए जाते हैं, अगर नहीं हुए हैं, तो उसमें भी मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक